नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे और हम उनकी उन यादों को इस समय समेट रहे हैं जिनके कारण कुछ लोगों के लिए वो एक ट्रू स्टेट्समैन रहे तो कई लोगों के लिए दिलों का रिश्ता जुड़ा रहा। उनके लिए केवल और केवल प्रणब दा 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। और यहीं पर पीछे राष्ट्रपति भवन जो इस समय आपको पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ नजर आएगा, यहाँ पर जितने भी तिरंगे थे उन्हें सम्मान स्वरूप इस समय नहीं लहराया जा रहा है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति गए हैं यही राजपथ जहाँ से हर साल 26 जनवरी को 2012 से 2017 के बीच उनका कार्यकाल यहाँ पर परेड की सलामी लेने के लिए आगे बढ़ते थे। उनके चेहरे की वो मुस्कान, उनके कामकाज की वो दृढ़ता कोई कैसे कभी भूलेगा। उनकी बेटी ने भी अभी से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उसके जरिए अपने पिता को याद किया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को भाग्यशाली माना है कि वो प्रणब दा की बेटी हुई। जब से ये खबर सबके सामने आई है, हालांकि बहुत दिनों से बहुत गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे और सब बस अपनी प्रार्थना और दुआ से ये चाहते थे कि प्रणब दा को एक लंबी जिंदगी नसीब हो। लेकिन जब से ये खबर सबके सामने आई है तब से बड़े से लेकर छोटे तक जिसका जो श्रद्धांजलि का तरीका है वो नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हों, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हों, सबकी तरफ से प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी जा रही है। अजीमोशान शख्सियत के धनी प्रणब दा चंद बातों में अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाने वाले प्रणब दा Not just in word but also in spirit. बीमारी से मजबूर होकर आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये शाम 5:46 का वक्त था। खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी का ट्वीट और मानो वज्रपात हो गया। अभिजीत ने लिखा, भारी मन से बताना पड़ रहा है कि मेरे पिता श्री प्रणब मुखर्जी का अभी अभी निधन हो गया है। हालांकि आरआर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जी जान से उन्हें बचाने की कोशिश की। देश के लोग भी दुआ करते रहे। मैं पूरे देश का शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले साल की ही तो बात है जब इस राजनीति के पुरोधा को भारत रत्न से नवाजा गया। वो तस्वीरें आज अनायास ही जेहन में घूम रही हैं। उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ही नहीं मिला, वो देश के सर्वोच्च पद पर भी रहे। साल 2012 से 2017 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। इस दौरान देश बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजरा। नरेंद्र मोदी उस यूपीए को हराकर प्रधानमंत्री बने जिस यूपीए में प्रणब दा कभी कैबिनेट मंत्री रहे। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सरकार से किसी भी मामले में उलझे हों। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है लेकिन कोई शरीक आके देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था। लेकिन उनके भीतर का इंसान, अपने एक साथी की चिंता, और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए
एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है, और वो काम प्रणव दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। ये उनकी सुलझी हुई शख्सियत ही थी जो उन्हें हर पार्टी में सम्मान दिलाती रही। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसमें उन्हें चाहने वाले ना रहे हों। लेकिन विडंबना देखिए, कोरोना नाम की आफत ने उन्हें आखिरी समय में घेर लिया था। वो भर्ती तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुए थे, लेकिन तब पता चला कि उन्हें कोरोना भी है। बुजुर्ग अवस्था में इस महामारी ने उनके अंगों को बुरी तरह से प्रभावित किया। 12 अगस्त से ही वो वेंटिलेटर पर थे। लड़े, खूब लड़े, योद्धा थे, योद्धा की तरह लड़े, लेकिन बीमारी और उम्र के हाथों आखिरी बाजी नहीं जीत पाए। देश उनकी नीतियों और नियत को हमेशा सराहता रहा है और हमेशा उन्हें चाहता रहेगा। राजनीति में चाहे कोई सीनियर हो चाहे कोई जूनियर हो, किसी की विचारधारा लेफ्ट की हो या राइट की हो, प्रणब दा सबके लिए खास थे। अगर हम कहें कि सही मायने में राजनीतिक गलियारों में वो आजाद शत्रु थे तो ये गलत नहीं होगा। भारत में जिन वित्त सुधारों का जो श्रेय है वो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और साथ में मनमोहन सिंह को दिया जाता है। दरअसल उसकी नींव प्रणब दा ने रखी थी। प्रणब मुखर्जी के पास जिस तरह का अनुभव था, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, अभूतपूर्व था। उनके जीवन के हर एक अध्याय से हम कुछ न कुछ सीख सकते। प्रणब दा चाहने वालों ने उन्हें इसी नाम से, वो भारतीय सियासत के शिखर पुरुष थे, भारत रत्न थे। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव से उन्होंने राष्ट्रपति भवन का सफर तय किया। वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। 2012 में यूपीए ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने सहयोगी पीएस संगमा को हराया था। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. प्रणब दा के कायल लोग हर दल में थे। यही वजह है कि यूपीए काल में वो राष्ट्रपति बने तो एनडीए सरकार में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब दा का संसदीय करियर 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने उन्हें 1969 में राज्यसभा भेजा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1973 में वो केंद्र में मंत्री बने। फिर वो मंत्री और उनका चोली दामन का साथ हो गया। प्रणब दा इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री बन गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम भी उछला, लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रणब दा पावर कॉरिडोर से बाहर हो गए। कांग्रेस छोड़ने की भी नौबत आई। उन्होंने नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस भी बनाई। 1989 आते आते राजीव गांधी से समझौता हुआ। वो फिर कांग्रेस में लौट आए। नरसिम्हा राव के काल में प्रणब दा ने नई ऊंचाई हासिल की। वो पहली बार विदेश मंत्री भी बने। फिर उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो फिर उनके पास वित्त मंत्रालय आ गया। बंगाल की सियासत में भी उनका पूरा दखल रहा। पाइप के शौकीन कहते हैं कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ ने उन्हें पाइप पीने को दिया और फिर यहीं से ये आदत उन्हें लग गई। राष्ट्रपति रहते हुए उन्हें 500 से ज्यादा पाइप तोहफे में मिले, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में दे दिया। प्रणब दा का बचपन वीरभूम में गुजरा। 11 दिसंबर 1935 को इसी जिले के मिराती गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता और बड़ी बहन उन्हें पोल्टू बुलाया करते थे। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो 10 वर्ष से भी अधिक जेल में रहे। ये पोल्टू पहली बार जब राज्यसभा में पहुंचे तो उनका सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन के पास हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन के ठाठ को प्रणब खूब निहारा करते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति की घोड़े वाली बग्गी को देखकर अपनी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी से कहा कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का आनंद उठाने के लिए वो अगले जन्म में घोड़ा बनना पसंद करेंगे। लेकिन तब उनकी बहन ने उनसे कहा था, इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में
तुम्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा और वो देश में राष्ट्रपति बने भी। तो ऐसे थे सबके चहेते, सबके प्यारे पोल्टू दा प्रणब दा। आज तक ब्यूरो। प्रणब दा का पूरा करियर कुछ इस तरह का था कि लोग पूछा करते थे राष्ट्रपति क्यों, प्रधानमंत्री क्यों नहीं। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हो सकते थे हिंदुस्तान के जो हो न सका। बहरहाल राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने अपने फैसले लेने में जो तेजी दिखाई, जो दृढ़ता दिखाई, वो अपने आप में एक मिसाल छोड़कर गए। उनसे पहले के 4 राष्ट्रपतियों ने जितने मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट नहीं किया था, उतने प्रणब दा ने अकेले रिजेक्ट कर दिए, जिसमें सबसे अहम था याकूब मेनन का जो मर्सी पिटीशन था। महामहिम राष्ट्रपति जी। लुटियंस के सबसे ऊंचे टीले पर खड़े होकर जब प्रणब मुखर्जी ने देश की तरफ देखा तो उनको अपने लिए ही एक सामंती संबोधन चुप के विचारों से प्रभावित प्रणब दा को ये गंवारा नहीं हुआ कि उनको महामहिम कहा जाए। राष्ट्रपति हिंदुस्तान का पहला नागरिक होता है, लेकिन होता तो नागरिक ही है ना। इसी सामंतवादी सोच को लेकर 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली कि राष्ट्रपति भी नागरिक होते हैं, महामहिम नहीं। I will strive, as I said on oath, to preserve, protect and defend our Constitution, not just in word but also in spirit. करीब 45 साल तक संसदीय राजनीति के हर दांव पेच को बारीकी से समझने वाले प्रणब दा जब राष्ट्रपति बने तो सवाल उठा कि क्या राष्ट्रपति भवन अपनी गरिमा के दायरे में रहेगा या राजनीति की गहमा गहमी दिखेगी। लेकिन प्रणब दा ने बता दिया कि बिना विवादों में फंसे संविधान को संरक्षण कैसे दिया जाता है। Merit of these books, merit of its contents. अपने कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी ने लीक से हटकर कई फैसले किए जो समाज के लिए खतरा और मानवता के लिए अभिशाप थे। उन पर कोई भी दया प्रणब दा ने नहीं दिखाई। कहां तो राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिकाएं लंबे समय तक धूल फांकती रहती थीं और कहां प्रणब दा आ गए जिनको तुरंत फैसला लेने के लिए याद किया जाएगा। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की फांसी की सजा इसका सबूत है। सिर्फ याकूब मेनन ही क्यों, चाहे मुंबई हमले का दोषी अजमल कसाब हो या संसद हमले का दोषी अफजल गुरु, इन दोनों की फांसी की सजा पर मुहर लगाने में प्रणब मुखर्जी ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। प्रणब मुखर्जी ने हत्या और बलात्कार के दोषी पाए गए 28 लोगों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। अपने कार्यकाल में उन्होंने 4 लोगों को क्षमादान भी दिया। तब ये चुटकी ली जाने लगी थी कि दुर्दांत अपराधी भी यही चाहता था कि उसकी दया याचिका की फाइल प्रणब दा तक ना पहुंचे। Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee. लेकिन उनके व्यक्तित्व का सबसे अहम पहलू था 2014 में आई मोदी सरकार के साथ बेहतर तालमेल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।